मॉर्निंग एवरीवन। अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस का टेस्ट सीरीज का एनालिसिस हो रहा है और यह टेस्ट ऑफलाइन संस्था में कराया जा रहा है अपना कंपटीशन क्लासेस में। अगर आप भागलपुर से हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको टेस्ट चाहिए तो आप अपना कंपटीशन क्लासेस में टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, एग्जाम वाइज टेस्ट होता है और टॉपिक वाइज टेस्ट होता है और सभी एग्जाम की फाउंडेशन तौर पर इस क्लासेस में तैयारी भी कराई जाती है। अगर आप भागलपुर से हैं तो ऑफलाइन जरूर टेस्ट ज्वाइन करें। और हम लोग इससे पहले 3 टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं और आज हम लोग साइंस के चौथे टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का एनालिसिस। या संस्था में टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं जानते हैं टेस्ट संख्या 4 का एनालिसिस। और आज का जो पहला सवाल है वो हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में क्या होता है, सहायक होता है। यानी रक्त को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। Which of the following vitamins help in blood clotting? यानी खून को यानी रक्त को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, सहायक होता है। तो याद रखिएगा विटामिन के। एक बेहतरीन प्रश्न है, आसान भी प्रश्न है कहीं ना कहीं। किस विटामिन के कारण रक्त में थक्का जमता है, तो वो कौन सा विटामिन से आपका विटामिन के है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से संयंत्रता के आयाम हैं। यानी संयंत्रता के आयाम अंग्रेजी में समझते हैं। Which among the following are the dimension of viscosity? यानी विस्कोसिटी का डायमेंशन, इसका हिंदी क्या होता है, संयंत्रता। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ। क्या कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ भी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है चिपचिपा जो पदार्थ है उसका डायमेंशन यानी विमा क्या है, उसका आयाम क्या है, उसका विमा क्या है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको विस्कोसिटी यानी विस्कोसिटी जो है इनका यूनिट क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और यूनिट से भी पहले ये विस्कोसिटी होता क्या है यानी संयंत्रता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। संयंत्रता क्या है, तो संयंत्रता क्या है, तो संयंत्रता कहीं ना कहीं किसी भी तरल पदार्थ यानी कोई भी अगर तरल पदार्थ है वो कितना गाढ़ा है, वो कितना गाढ़ा है इसका माप कौन करता है, तो इसका माप करता है संयंत्रता। कहीं ना कहीं अगर संयंत्रता का मान अधिक होगा तो वो पदार्थ ज्यादा गाढ़ा होता है, अगर संयंत्रता का मान कम होगा तो पदार्थ कम गाढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आप गोंद क्या है, आपका संयंत्रता अधिक है, उसमें पानी संयंत्रता कम है, तो पानी आपका क्या होता है वो फैल जाएगा लेकिन गोंद नहीं फैलेगा क्योंकि संयंत्रता क्या है, कम। तो संयंत्रता समझ गए क्या है, तरल पदार्थ के गाढ़ापन का क्या करते हैं हम लोग, माप करते हैं। और इनका यूनिट होता है, याद रखिएगा, पास्कल। ऐसा यूनिट है आपका पास्कल सेकेंड इसका यूनिट होता है। और इसी को आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं केजी पर मीटर सेकेंड। ये इसका क्या है, आपका यूनिट है। अब अगर यूनिट पता है तो आप विमा पता कर सकते हैं। तो विमा क्या होता है, तो देखिए विमा यानी डायमेंशन क्या हो जाएगा, के का क्या होता है आपका, केजी का, तो केजी का हम क्या लिखते हैं, एम से, मास, ठीक है। और ये मास कहीं ना कहीं क्या है आपका प्लस में है और क्या होता है 1 है, तो 1 आप लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए पर मीटर यानी मीटर आपका नीचे है तो अगर ऊपर जाएगा, मीटर का क्या होता है, एल होता है। क्या होता है डायमेंशन आपका, एल होता है, लेंथ। मीटर को किसमें, लंबाई, लेंथ में मेजर करते हैं। और नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। सेकेंड का क्या होता है, टी होता है, ये भी नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये भी -1। तो इसका आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l -1 t -1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या है m
L माइनस 2 T माइनस 1, L माइनस 2 है तो गलत हो गया आपका। M L माइनस 1 T माइनस 2 ये भी क्या है आपका गलत हो गया, माइनस 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद M L माइनस 2 T माइनस 2 ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए M L माइनस 1 T माइनस 1, इसमें आपका कहीं ना कहीं ये सेम टू सेम दिख रहा है सेमता का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यानी समतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब में क्या गुण होता है, यानी समतल दर्पण प्लेन मिरर की बात कर रहा है। अंग्रेजी देखिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर जब इमेज बनाता है तो कैसा इमेज बनता है, क्या गुण इमेज में होता है। तो देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी समतल दर्पण को आप सभी देखे होंगे। हम जो मिरर यूज करते हैं सिंपल सा आईना जिसको बोलते हैं चेहरा देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण है आपका, समतल दर्पण है। और समतल दर्पण को जब आप देखिएगा तो इसमें जो आपका कहीं ना कहीं इमेज है यानी जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, सबसे पहले सीधा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, किधर बनेगा आपका, दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या होगा आपका, जितने दूरी पे आप हैं उतना दूर कहीं ना कहीं बनने वाला है। लेटरल इन्वर्जन बनता है कहीं ना कहीं, यानी बायां हाथ दायां में दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं इमेज का गुण होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, क्या आभासी होता है, क्या सीधा होता है, तो देखते हैं आभासी भी होता है और सीधा भी होता है, यानी दोनों बनता है। तो इसलिए देखिए केवल एक सही है, नहीं दोनों सही है आपका। दूसरा क्या है, दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। दोनों गलत है, नहीं, केवल बी गलत है, नहीं, यानी दोनों क्या होगा, सही, यानी बोथ आर ट्रू, यानी दोनों सही है। प्लेन मिरर में आभासी और सीधा दोनों बनता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी में, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपको याद रखते हैं कि इसमें ग्रंथि पहली बात है कौन कौन सा। तो देखिए अग्नाशय क्या है आपका, ग्रंथि है। यकृत क्या है आपका, ये भी ग्रंथि है। हृदय क्या ग्रंथि है, नहीं। पलिहा ग्रंथि है, नहीं। तो इसमें दो ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अगर आकार में देखा जाए तो यकृत, लीवर क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यकृत। तो याद रखिएगा, याद करने वाला चीज है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप याद रख सकते हैं यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने पादप हार्मोन साइटोकिनिन की खोज किया, यानी कौन सा हार्मोन का खोज किया है, साइटोकिनिन। देख लीजिए हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, साइटोकिनिन। अंग्रेजी में who among the following discovered the plant हार्मोन साइटोकिनिन्स, यानी प्लांट पादप हार्मोन है साइटोकिनिन्स। अब देखिए पादप हार्मोन्स है तो ये पेड़ पौधा में रहेगा। तो ये हार्मोन्स कहाँ होता है, कहाँ से खोजा गया है, मक्का से। याद रखो कहाँ पे खोजा गया है, मक्का में खोजा गया। मक्का क्या है, पादप है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मक्का से ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं खोजा गया। अब ये हार्मोन्स को किसने खोजा है, सबसे बड़ा सवाल कि ये हार्मोन्स को किसने खोजा है। तो याद रखिएगा इस हार्मोन्स को खोजने वाले दो वैज्ञानिक हैं। क्या क्या नाम है आपका, एक है आपका फोल्के स्कोब और एक नाम आता है आपका कार्लोस मीलर। इन दोनों ने इनको कहीं ना कहीं क्या किया है, खोजा है इस हार्मोन्स को। याद रखिएगा, और कब खोजा है अगर ये पूछा जाए तो 1950 के दशक में। कब खोजा है, 1950 के दशक में इस हार्मोन्स का क्या क्या खोज किया है। तो देखिए खोजकर्ता दो हैं, फोल्के स्कोब और क्या है, कार्लोस मीलर। ठीक है, तो कौन सा आंसर देंगे, पहला क्या है आपका फ्रीटर्ज डब्ल्यूवेट, बिल्कुल नहीं। फॉल के स्वाद उन्होंने खोजा है। आगे देखते हैं दिमित्री निकोलोविच, ये भी नहीं आपका। एलिजी कुरुशोवा, ये भी नहीं खोजा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एक वाहन समतल सड़क पर टेढ़े मेढ़े पैटर्न में चल रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है? कह रहा है कि एक वाहन है जो समतल सड़क है उस पर टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चल रहा है, तो कौन सा उदाहरण सही है? अंग्रेजी में, ए व्हीकल्स इज ड्राइविंग अलोंग द फ्लैट रोड इन ए zigzag पैटर्न, which of the following is an example of this? यानी कौन सा उदाहरण है उसका कहीं ना कहीं, ठीक है। ये जो आपका कहीं ना देखिए, ये एक सड़क है, इस सड़क पे कोई वाहन चल रहा है, कभी इधर चल रहा है, इस तरह से कहीं ना कहीं वाहन चल रहा है, तो ये किस आयाम पर चलता है? देखिए ऑप्शन क्या है, त्रिआयामी गति है, एक आयामी गति है, द्विआयामी गति है, या बिंदु वस्तु, ठीक है। तो देखिए इसमें तो बिंदु वस्तु तो नहीं हो सकता है, ठीक है। एक आयाम, एक आयाम मतलब एक रस्सी के सहारे एकदम पूरा चलता हो, उसको क्या बोलते हैं? एक आयाम, ठीक है। जैसे आयाम आप कैसे दर्शाते हैं? एक्सिस, ये मान लेते हैं अगर एक्स एक्सिस है कहीं ना कहीं, तो ये क्या हो जाएगा? वाई, और ये हो गया आपका जेड, ठीक है। तो देखिए अगर ये आपका चल रहा है, तो ये अगर इस रास्ते में चल रहा है तो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, तो दो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हो जाएगा? यानी दो, तो ये कितना आयामी गति होगा आपका? द्विआयामी, एक आयामी नहीं होगा और त्रिआयामी भी नहीं होने वाला है, तो कौन सा गति है आपका? द्विआयामी गति है, टू डायमेंशनल मोशन, क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में? टू डायमेंशनल मोशन है। अगर समतल सड़क पर कोई जिगजैग पैटर्न अगर चलता है तो वो दो आयाम को कहीं ना कहीं फॉलो करता है, ठीक है, इसलिए क्या बोल सकते हैं? द्विआयामी गति कहते हैं इसको। अगला सवाल है, परिनालिका यानी परिनालिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? परिनालिका, which statement is true for solenoid, है ना, यानी परिनलिका किसको? सबसे पहले इसके बारे में परिनलिका, तब देखेंगे हम लोग ऑप्शंस। परिनलिका क्या होता है? तो देखिए परिनलिका क्या है? एक उपकरण है जो तांबा के तार, किससे बनाया जाता है? तांबा के तार से बनाया जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपका स्प्रिंग की तरह कहीं ना कहीं इस तरह से फोल्डेड होता है, ठीक है, और ये तांबा के तार से कहीं ना कहीं बनाया जाता है, और इस तरह का जो आकृति है उसी को क्या बोलते हैं? परिनालिका कहते हैं। और इस परिनालिका से अगर मान लीजिए विद्युत धारा, क्या किया जाए? विद्युत धारा अगर इसमें कहीं ना कहीं प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित अगर किया जाएगा विद्युत धारा, तो क्या होगा? तो इसके अंदर में यानी इसके भीतर में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय बल क्या हो जाएगा आपका? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बनेगा, यानी क्या बनने वाला है आपका? चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? आपका निर्माण होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस को, क्या है ऑप्शन? परिनलिका के भीतर विद्युत धारा शून्य, विद्युत धारा शून्य नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। परिनलिका एक चुंबक से बना होता है, बिल्कुल नहीं, तांबे के तार से बना होता है। परिनलिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और मजबूत वाला। परिनलिका चुंबक की तरह बर्ताव नहीं करती है, करती है चुंबक की तरह बर्ताव, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? आपका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होने वाला है आपका? सी नंबर हो गया। परिनलिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वजन एक डैश राशि है, वजन कौन सा राशि है? ठीक है, वेट इज ए डैश क्वांटिटी, यानी वजन कैसा राशि है? अब ध्यान समझिएगा, ये वजन है क्या? वजन को हम लोग और क्या कहते हैं? तो वजन को हम लोग देखिए वेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको वेट कहते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है मास, मास का मतलब होता है आपका द्रव्यमान, क्या होता है आपका? द्रव्यमान, ठीक है। तो ये द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? मास किसको कहते हैं? देखिए जो किसी भी वस्तु का जो वास्तविक भार है, यानी वास्तविक कह सकते हैं जो उनका भार है, वही क्या कहलाता है? आपका द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये वजन जो है वो स्थान के साथ क्या होता है? आपका बदलता है, स्थान के साथ क्या होगा? आपका बदलेगा। अब स्थान के साथ बदलेगा तो क्यों बदलेगा? स्थान के साथ अगर बदलता है तो क्यों बदलता है? क्योंकि वेट में क्या होता है? वजन में क्या होता है आपका? तो गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल आपका? गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो खींचता है, यानी कोई वस्तु को अगर पृथ्वी पे रखेंगे तो पृथ्वी अपनी ओर क्या होगा? आपका खींचेगा। जैसे जैसे ऊपर ले जाओगे गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा और वस्तु का वेट कहीं ना कहीं क्या होने लगेगा? कम, क्योंकि खिंचाव क्या होगा? आपका कम होगा, ठीक है। तो ये क्या है? तो इसमें डायरेक्शन होता है नीचे, जिधर आपका गुरुत्वाकर्षण डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी है? तो याद रखिएगा सदिश। कौन सा क्वांटिटी आपका? आपका सदिश क्वांटिटी। कौन सा राशि है आपका? सदिश राशि है।
यानी ये क्या हो गया, अंग्रेजी में इसको क्या बोल सकते हैं, वेक्टर। और ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, यानी क्या हो सकता है, अदिश। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, अदिश है यानी स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आता है वेट क्या है, तो सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी। क्या है आपका, वेक्टर। तो सी हो गया आपका इसका क्या, आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या आंसर हो गया, सी। आप समझ गए होंगे कैसे सी आंसर हो गया, क्योंकि डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन जिसमें भी हो वो क्या कहलाएगा आपका, तो वो कहलाएगा सदिश यानी वेक्टर। वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, वैसा क्वांटिटी या वैसा पदार्थ या वैसा कोई भी चीज जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, और वो क्या कहलाएगा आपका, कहीं ना कहीं वेक्टर कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन नहीं हो, वो क्या कहलाता है आपका, स्केलर यानी अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये समझ गए होंगे। अगला क्या है आपका, अवशिष्ट प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ है, यानी अवशिष्ट का प्रबंधन करना है। अवशिष्ट का मतलब जो सड़ा गला या कोई भी पदार्थ है उनका प्रबंधन के लिए 3R का मतलब क्या होता है। यानी अंग्रेजी है, व्हाट डज 3R's इन वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर, यानी वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा स्टैंड हम लोग लेते हैं 3R के तहत। तो देखिए, यानी उसको क्या करना है, इतने अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं अवशिष्ट को मैनेज करना है जिससे कि नुकसान भी ना हो और फायदा भी कहीं ना कहीं हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया, कम उपयोग करना चाहिए अवशिष्ट का, बिल्कुल कम उपयोग करना चाहिए तभी अवशिष्ट। पुनः उपयोग, अगर पुनः उपयोग करोगे तो वो काम में आ जाएगा। पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण अगर करोगे तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या होगा, अपशिष्ट कम होता चला जाएगा। यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल करना होगा। क्या सही है, ठीक है, तो ये आपको सही लग रहा होगा। कम उपयोग करने से अवशिष्ट प्रबंधन हो सकता है, पुनः उपयोग करने से अवशिष्ट में प्रबंधन मैनेजमेंट कर सकते हैं, और पुनर्चक्रण से भी अवशिष्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं दूसरा, पुनः उपयोग, बिल्कुल सही, पुनः उपयोग कर सकते हैं। कम करें, यानी कम कर सकते हैं आप लोग इसका उपयोग। फिर से भरें, ये समझ में, फिर से भरें रिफिल, तो ये नहीं होगा। यहां भी आपका फिर से भरें रिफिल, ये नहीं होगा। तो कम करें, पुनः उत्पन्न करें, भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। कम करें, मनोरंजन करें, ये तो होगा ही नहीं। यानी इन तीनों में एक एक ऐसा चीज दिया गया जो नहीं हो सकता है। इसमें तीनों आपका 3R क्या हो गया आपका, रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज और क्या आपका, रिसाइकल। ये तीनों करने से अवशिष्ट का क्या हो सकता है, प्रबंधन हो सकता है। क्या हो सकता है, अवशिष्ट का प्रबंधन हो सकता है, याद रखिएगा। यानी अवशिष्ट का प्रबंधन किससे हो सकता है, आप कम उपयोग करें, ठीक है, और पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। यानी अंग्रेजी में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करने से अवशिष्ट कम हो सकता है, अवशिष्ट का प्रबंधन हो सकता है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी ग्रीन हाउस के बारे में कौन सा इसमें से ऑप्शंस में से सही है। अंग्रेजी देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा प्रभाव कहीं ना कहीं सही है उसके बारे में बताना है। तो इसको आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, और इससे भी पहले आप ये जान सकते हैं ये ग्रीन हाउस क्या है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस हम लोग पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है, वैसा गैस जो विकिरण, यानी वैसा गैस जो सूर्य से आने वाले जो विकिरण होते हैं, इसको क्या किया जाता है, अवशोषण। क्या किया जाता है, अवशोषण करता है, और अवशोषण करके पृथ्वी को क्या करता है, गर्म करता है। धीरे धीरे पृथ्वी को क्या करने वाला है, गर्म करता है। कौन, आपका ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसीलिए ग्रीन हाउस गैस जितना बढ़ेगा धरती पे, पृथ्वी पे, उतना पृथ्वी हीट होगा, उतना पृथ्वी पर गर्मी होगा। और अभी के दौर में कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ रही है, जिस कारण से पृथ्वी गर्म होती जा रही है। इसलिए ग्रीन हाउस को आपको बचाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब ऑप्शंस में क्या क्या है। शैवाल के आवरण के कारण घर को हरा भरा बनाना, यानी शैवाल के आवरण से घर को हरा भरा बनाने से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सफेद रोशनी के हरे घटक के कारण घर को हरा भरा, यानी सफेद रोशनी से घर को हरा भरा बनाने कोई फर्क नहीं पड़ता है ग्रीन हाउस। अगला क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण को रोकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना।
बिल्कुल सही है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण को रोका जाता है और पृथ्वी को गर्म करता है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सूर्य की सीधी किरणों के कारण घर का गर्म होना, तो ये आपका ग्रीन हाउस का प्रभाव नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी नंबर क्या है ऑप्शन सही है। क्या कर रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरणों को रोकने के कारण पृथ्वी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हम भी आपको क्या होता है, विकिरण, ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, विकिरण को अवशोषण कर लेता है, जिससे पृथ्वी क्या होता है, गर्म हो जाता है। और जितना ग्रीन हाउस गैस आएगा उतना ज्यादा पृथ्वी क्या होगा, आपका हीट होगा। इसलिए ग्रीन हाउस गैस को क्या करना है, पृथ्वी पर कम करना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बारबरा मैकक्लिंटॉक को डैश की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी एक व्यक्ति का नाम है ये, बारबरा मैकक्लिंटॉक को किसके खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो आपके वैज्ञानिक हैं बारबरा मैकक्लिंटॉक, इसको क्यों दिया गया था नोबेल पुरस्कार, और इसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, 1983 में दिया गया है। क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, 1983 में दिया गया है। इन्होंने खोज किया था, कहां पे खोज किया था, मक्का में। क्या खोज किया था, तो मक्का में इन्होंने कहीं ना कहीं अनुवांशिक तत्व, क्या खोजा था, अनुवांशिक जो तत्व है उनका स्थानांतरण होता है, इन्हीं का इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। यानी अनुवांशिक तत्व का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इनका खोज किसने किया है, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। कहां खोजा था, मक्का में खोजा था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, गतिशील अनुवांशिक तत्व, गतिशील का मतलब स्थानांतरण, ठीक है, तो ये आपका सही है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज, ये नहीं था। विपाटित जीने, ऐसा भी कुछ नहीं था। डीएनए की आणविक संरचना भी नहीं खोजा था, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 होगा, गतिशील अनुवांशिक तत्व। क्या होने वाला है, गतिशील अनुवांशिक तत्व, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल पे चलते हैं, सबसे प्रसिद्ध आवर्त गति क्या है, सबसे प्रसिद्ध आवर्त गति अंग्रेजी में क्या है, द मोस्ट वेल नॉन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ, यानी सबसे प्रसिद्ध आवर्त गति। अब इससे पहले आवर्त गति क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन क्या होता है। आवर्त गति किसको कहते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड अगर एक जगह पर आगे पीछे कहीं ना कहीं क्या करता हो, एक समय अंतराल पे आगे पीछे मोशन गति करता हो, तो वही गति क्या कहलाता है, आपका पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति। यानी कोई पिंड एक निश्चित मध्य बिंदु से आगे पीछे क्या करता हो, दोलन करता हो, तो वो गति क्या कहलाएगा, पीरियोडिक। जैसे आपका एक झूला ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहां से एक आपका झूला है, ये झूला कभी यहां जा रहा है, फिर झूला यहां आ रहा है, फिर झूला आपका यहां, ये झूला यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां, फिर यहां, एक निश्चित गति से आगे पीछे कहीं ना कहीं करता है, तो इसी गति को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और ये समय होता है इसको आवर्त काल, क्या कहा जाता है, आवर्त काल। तो यही आपसे पूछा गया है, तो किसका है, तो देखिए ये किसमें होता है आपका, तो झूला आपको बताएं क्या होता है, झूला, ठीक है, या सरल लोलक आपका होता है, सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम, जो घड़ी में आप देखते हैं आगे पीछे करते रहता है, ठीक है, तो वो कौन सा गति है आपका, आवर्त गति करता है, ठीक है। तो देखिए एक वायलिन के तार, यानी वायलिन जो बिना बजाने वाला होता है, उनका तार आगे पीछे नहीं, जब तक आप नहीं करोगे तो आगे पीछे नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं होने वाला। लट्टू इधर उधर भी जा सकता है, लट्टू भी नहीं होगा। सरल लोलक बिल्कुल सही, सरल लोलक क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, यानी एक ही जगह पे दोलन करेगा, आगे पीछे कहीं ना कहीं गति करेगा, उससे दूर नहीं जाएगा। कैसे रिकॉर्डर का टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, इसलिए ये भी आपका नहीं। तो क्या सबसे प्रसिद्ध कौन सा आपका, सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम इज राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे प्रसिद्ध आवर्त गति किसका है, सरल लोलक का। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक तौर पर क्या है, केमिकल रूप से इसका नाम क्या है,
तो देखिए इंसुलिन हार्मोन व्हाट इज केमिकली, यानी इंसुलिन हार्मोन्स क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो क्या है, पेप्टोन से बना हुआ क्या है आपका प्रोटीन। क्या है इंसुलिन हार्मोन आपका, प्रोटीन। क्या है इंसुलिन हार्मोन, प्रोटीन है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन क्या है आपका, प्रोटीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित धातुओं को उनके संबंधित गलनांक से मिलाएं, यानी गलनांक से धातु को मिलाने बोला है। अब यहाँ धातु दिया है, वही अंग्रेजी में भी कहीं ना कहीं। अब लोहा का ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिना याद किए ये बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखिए हमको पता है लोहा का गलनांक क्या होता है आपका, उच्च होता है 1482 से लेकर 1593। तांबा का गलनांक होता है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का गलनांक आपका, एल्युमिनियम का गलनांक हो जाएगा 1084 और आपका तांबा है, तांबा हो जाएगा 660 और सीसा हो गया सबसे आपका क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस। तो कौन सा ऑप्शंस आपका क्या है, सही है। तो देखिए एक का हम लोग क्या मिला है, ए से। ठीक है, यानी ए का हम लोगों ने इससे मिलाया है, ये आपका सबसे ज्यादा किसका है, लोहा का। सबसे ज्यादा किसका हो गया आपका, लोहा का। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं तांबा का होता है 1084, एल्युमिनियम का होता है 660 और सीसा का होता है 300। यानी एक का आपका क्या हो गया, बी। एक का क्या हो गया आपका, बी हो गया। यहाँ भी, यहाँ तो बी नहीं है तो नहीं होगा, ये भी है और ये भी है और यहाँ तीनों में क्या है, बी है। उसके बाद बी, बी का क्या है, डी नंबर, यानी बी का डी। कौन कौन सा में ऑप्शन में देखते हैं, तो बी का डी आपका यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दो ऑप्शंस दिख रहा है। अगला है तांबा का, तांबा का कितना है 1084, तांबा का कितना है 1084, यानी सी का ए और यहाँ दिया है सी का सी। ठीक है, तो ये गलत है, ये आपका नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं, सीसा का है सी, यानी डी का क्या हो गया आपका सी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी। याद रखिएगा, यानी सबसे ज्यादा किसका यहाँ पे दिया गया आपका, लोहा का। लोहा के बाद आपका तांबा का, फिर आपका एल्युमिनियम का, फिर आपका क्या हो गया, सीसा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। आपको याद होगा तभी ये कहीं ना कहीं बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कोशिका की कौन सी गतिविधि को एटीपी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, यानी कोशिका का ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए, जिस गतिविधि के लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी एटीपी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। यानी एटीपी की आवश्यकता का मतलब क्या हो गया, एटीपी क्या है आपका, ऊर्जा, यानी ऊर्जा मापने का यूनिट है। यानी किस काम के लिए कोशिका को ऊर्जा नहीं चाहिए, यानी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, ऊर्जा की जरूरत नहीं है किस काम के लिए कोशिका। तो ये ऑप्शन देखना पड़ेगा। अंग्रेजी, विच एक्टिविटी ऑफ द सेल डज नॉट रिक्वायर द सप्लाई ऑफ एटीपी, यानी रिक्वायर नहीं है सप्लाई एटीपी का, किस काम के लिए कोशिका को। तो देखिए यहाँ पे क्या, निष्क्रिय अभिगमन, यानी कोई काम नहीं करने के लिए निष्क्रिय अभिगमन, इसके लिए एटीपी तो नहीं चाहिए। कोशिका विभाजन के लिए एटीपी चाहिए, सक्रिय अभिगमन के लिए ओटीपी चाहिए, एटीपी चाहिए, और प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी ऊर्जा चाहिए, एटीपी चाहिए। तो इन तीनों के लिए चाहिए, लेकिन निष्क्रिय अभिगमन के लिए नहीं चाहिए। एकदम बेसिक सा सवाल, आप इस सवाल को पढ़ के बना सकते हैं। ये सब काम हो रहा है लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए क्यों ऊर्जा चाहिए, तो इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या सुझाव दिया, यानी डाल्टन से पूछा गया, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो आपको पता होना चाहिए, तभी ये सवाल आपसे हिलेगा या बनेगा। अंग्रेजी क्या है, व्हाट डज डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एन एटम सजेस्टेड, यानी डाल्टन्स ने एटम्स के बारे में क्या सजेशन दिया था, क्या सुझाव दिया था कहीं ना कहीं। तो देखिए डाल्टन्स का सिद्धांत, पहले आप लोग को क्या जानना पड़ेगा, डाल्टन्स सिद्धांत यानी डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी कब आपका आता है, 1808 में। ठीक है, और ये डाल्टन्स का सिद्धांत में क्या था, डाल्टन्स ने क्या बताया था कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है आपका,
छोटा कण परमाणु। छोटा कण क्या है आपका? परमाणु। ये उन्होंने बताया। बोला परमाणु विभाज्य नहीं, यानी परमाणु ही चेंज होते रहता है, परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता है, परमाणु को आप तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाद में परमाणु को तोड़ा भी गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कहीं ना कहीं आता है, मेसॉन भी आता है, बहुत सारी चीज आता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने परमाणु को, तो परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। देखते हैं क्या ऑप्शंस में। परमाणु अविभाज्य और अविनाशी, यानी परमाणु को ना तो तोड़ सकते हैं ना तो विनाश कर सकते हैं, ऐसा ही तो बोला था डाल्टन्स ने। तो ये डाल्टन्स का सुझाव था, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। पृथ्वी पर परमाणु का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल गलत। पृथ्वी पर परमाणु का महत्व है, ठीक है। अगला, एक परमाणु में एक नकारात्मक रूप से आवेशित गोला होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का अंतः संबंध होता है। क्या बोला गया? एक परमाणु में एक नकारात्मक रूप से आवेशित गोला होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी नकारात्मक और पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं बोला था। ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिणाम के असमान, ये भी नहीं बोला था। तो बस एक ही हो सकता है डाल्टन्स का सुझाव, परमाणु अविभाज्य। परमाणु सबसे छोटा है, इसका विभाजित नहीं किया जा सकता है और अविनाशी है, इसको विनाश भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? यानी ओजोन परत को नष्ट कौन सा पदार्थ करता है? Which of the following destroy the ozone layer? यानी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, विनाश कौन करेगा, नष्ट कौन करेगा? तो देखिए, ओजोन, अगर बात किया जाए ओजोन का, तो ये जो ओजोन परत है आपका, इस ओजोन परत नुकसान किससे होता है? सीएफसी, यानी कौन सा गैस है आपका? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरो, और ये क्या है आपका? कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें कौन सा है? देखते हैं ऑप्शंस में क्या है आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा पदार्थ ओजोन को नष्ट करता है? सिलिकॉन नहीं करता है, सल्फर भी नहीं करता है, लेकिन आपका क्लोरो यानी क्लोरीन करता है। कार्बन भी है, लेकिन क्लोरीन इसका क्या होगा आपका? यानी क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ जब कार्बन मिलता है तभी नष्ट करता है, अकेले कार्बन नहीं कर सकता है, इसलिए ऑप्शन कार्बन नहीं होगा। क्लोरोफ्लोरो यानी कार्बन जब क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ मिलेगा तभी नष्ट करेगा, यानी क्लोरीन और फ्लोरीन नष्ट करता है, कार्बन नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इनमें से कौन सा लक्षण दो अलग अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता? यानी कौन सा ऐसा लक्षण है जो अलग अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता या अलग होगा, यानी कभी समान हो ही नहीं सकता है? कौन सा लक्षण है ये? ऑप्शन से पता करना पड़ेगा। देखिए, चर्म का रंग यानी चमड़ी का रंग एक हो सकता है। बहुत सारे व्यक्ति का चमड़ा का रंग, किसी का काला है, गोरा है, पीला है, तो बहुत सारा काला हो सकता है, पीला हो सकता है, गोरा हो सकता है, यानी चमड़ा का रंग एक जैसा हो सकता है, नहीं पूछा गया है, तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा। अगला क्या? उंगली का छाप। अब आधार कार्ड में देखते हैं, हर किसी का उंगली अलग अलग थंब होता है, तो उंगली का छाप कभी भी एक नहीं हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा? अलग अलग होगा, यानी समान नहीं हो सकता है। आंख का रंग समान हो सकता है, किसी का आंख अगर गुलाबी है या किसी का आंख का रंग अगर पीला है तो बहुत लोगों को हो सकता है। रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए है, ए पॉजिटिव है तो बहुत सारा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें उंगली का छाप बेसिक सा प्रश्न है, आप ये बना सकते हो, नॉर्मल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आहार नलिका में पदार्थों का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? यानी आहार नाल जो होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल पथ जो होता है, ठीक है, आहार नाल, उसमें कहीं ना कहीं सर्वाधिक अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, अंग्रेजी पढ़ते हैं, वेयर डज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल में कहां पे अवशोषण पदार्थों का सबसे अधिक होता है? तो देखिए, दो जगह पे होता है, एक होता है आपका छोटी आंत में, छोटी आंत, और एक होता है आपका बड़ी आंत, इन दोनों में अवशोषण होता है। लेकिन ज्यादा जो है पदार्थों का अवशोषण कहां होता है? तो वो होता है आपका छोटी आंत में होता है, और जो बचा खुचा जाता है, बचा पदार्थ का, बचा हुआ पदार्थ और जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, कहां से होता है? तो होता है बड़ी आंत से। तो ज्यादा कहां से होता है? तो ज्यादा होता है छोटी आंत से, याद रखिएगा, बड़ी आंत से नहीं होगा, पेट नहीं, मुंह से तो होता ही नहीं है, पेट से भी नहीं होता है, या तो छोटी या तो बड़ी, लेकिन ज्यादा किससे होगा? आपका छोटी आंत। ऑप्शन क्या होगा?
बी नंबर। ए से भी होता है लेकिन कम होता है, ज्यादा पूछा गया इसलिए क्या आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित, यानी नमक को बोला गया बर्फ के साथ ठीक से मिला दीजिए और उसके बाद बर्फ का गलना मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वो आपसे कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट आपका। तो देखिए अंग्रेजी में when salt is properly mixed with the ice the melting point of ice, यानी नमक अगर मिलाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो हम लोग पहले मिलाते हैं नमक को। तो देखिए अगर आप नमक को कहाँ मिलाते हो, बर्फ के साथ, कहाँ मिलाते हो, बर्फ के साथ, और जैसे ही नमक बर्फ मिलेगा तो इसको कहा जाता है आइस मिक्सचर। क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, आइस मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइस मिक्सचर। तो इसको क्या कहते हैं, आइस मिक्सर। जब नमक और बर्फ मिलता है तो क्या कहलाता है, आइस मिक्सर कहलाता है। ठीक है, तो आइस मिक्सर क्यों मिलाया जाता है, बर्फ फैक्ट्री में इसका प्रयोग होता है। क्यों होता है, तो बर्फ फैक्ट्री में जो बर्फ बनाने वाला मशीन होता है, यानी बर्फ बनाने वाला जो मशीन होता है, इस मशीन को कहीं, मशीन का जो तापमान होता है, इस तापमान को कम रखने के लिए, क्या किया जाता है, आइस मिक्सर बनाया जाता है। यानी तापमान को कम करता है, आइस मिक्सर क्या करता है, तापमान को कम। ठीक है, यानी क्या करता है, ये तापमान को कम, यानी गलनांक को क्या करता है, आपका कम करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका कम हो जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है, यानी तापमान को कम रखने के लिए मिलाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा आपका, 0 डिग्री सेल्सियस से कम करता है। ये याद आप रख सकते हैं। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है आपका कम। आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ता नहीं है, स्थिर रहता है नहीं, अनंत हो जाता है नहीं। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये, किस प्रकार के भोजन को रक्षा करने वाला भोजन के रूप में वर्गीकृत, यानी रक्षात्मक भोजन, प्रोटेक्टिव फूड की बात कर रहा है। विच टाइप ऑफ द फूड इज प्रोटेक्टिव फूड। कौन सा फूड आपका, प्रोटेक्टिव, यानी कहने का अर्थ है रक्षात्मक भोजन। देखिए भोजन हम लोग क्या खाते हैं, देखिए खाने में हम लोग फूड, यानी भोजन में क्या क्या खाते हैं, तो हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, फैट। हम लोग क्या लेते हैं, प्रोटीन। और हम लोग क्या लेते हैं, विटामिन्स। और हम लोग क्या लेते हैं, मिनरल्स। ठीक है, ये हम लोग 5 ही चीज खाते हैं। और ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या करता है, एनर्जी देता है। क्या करता है, बॉडी को एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, यानी बॉडी बनाने का काम करता है। और ये दोनों जो हम लोग लेते हैं, ये है आपका प्रोटेक्टिव फूड, यानी रक्षात्मक भोजन कौन सा होता है, विटामिन और मिनरल्स। देखते हैं ऑप्शंस में, लिपिड और प्रोटीन तो कभी नहीं होगा, लिपिड मतलब वसा होता है, यानी फैट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन बिल्कुल नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं, वसा नहीं, ये सब एनर्जी देता है। ठीक है, विटामिन, यानी विटामिन क्या है आपका, तो विटामिन है आपका, देख लीजिए, प्रोटेक्टिव फूड, यानी विटामिन और मिनरल्स क्या आपका प्रोटेक्टिव फूड, यानी ये रक्षात्मक भोजन आपका है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि CFC, यानी CFC कार्बन यौगिक है जिनमें डैश दोनों होते हैं। कौन कौन दोनों होते हैं, जो बहुत ही स्थिर होते हैं और किसी भी जैविक प्रक्रिया से अवक्रमित नहीं होते हैं। ठीक है, यानी CFC के बारे में, इसके बारे में पूछा गया है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी जस्ट आपको बताया, ये क्या होता है आपका, क्लोरो F से क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरो, और ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या इसमें कौन दोनों होता है, तो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लोरोफिल होता है और फ्लोरोसेंटन बैक्टीरिया होता है। बिल्कुल गलत, फ्लोरोसेंटन बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। दूसरा क्या, क्लोरोफॉर्म होता है, फ्लोराइड
क्लोरोफॉर्म तो नहीं होता है तो ऑप्शन नहीं होगा। क्लोरीन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं होता है, क्लोरीन होता है, ये भी नहीं होगा। और क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होता है, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। क्लोरीन होता है यानी क्लोरो और फ्लोरो, यानी क्लोरो का मतलब क्लोरीन और फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन, तो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन हो गया डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एवियन इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, वायरस बैक्टीरिया किसके कारण, तो देख लेते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, तो देखिए ये किसके कारण होता है, तो ये है क्या, पहले ये है बर्ड फ्लू। क्या है आपका, एक बर्ड फ्लू है, याद रखिएगा। क्या है ये आपका, एक बर्ड फ्लू है, और ये एक वायरस किसके कारण होता है, वायरस के कारण। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। कौन सा वायरस है आपका, तो वायरस का नाम याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण ये होता है, तो किसके कारण होता है, वायरस यानी विषाणु, प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, जीवाणु कारण नहीं होता है, दिए गए कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन आपका विषाणु यानी वायरस। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल निकायों में तैरते हुए जीव है और वो बहते हैं और धारा के द्वारा ले जाते हैं। बोला गया ऐसा कौन सा जीव है जो तैरते भी है और वो समुद्र में जो जल बहता है धारा, उस धारा के साथ भी वो क्या हो जाता है, बह जाता है, ऐसा कौन सा जीव। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। जुप्लंकट यानी क्या है ऑप्शन में, जुप्लंकटक, और दूसरा है नेक्टन। यहाँ केवल आपका जुप्लैंक्टन और केवल नेक्टन, तो यही आपका दो दिया गया, इन दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है, जुप्लंक्टन, ठीक है, ये क्या होता है इसको जानना पड़ेगा। दूसरा क्या आपका नेक्टन, ये दोनों के बारे में अगर जानिएगा तभी आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जुप्लंक्टन ये है क्या, तो देखिए ये समुद्र में रहने वाला एक परजीवी है। क्या है आपका, ये समुद्र में रहता है एक परजीवी। क्या है आपका, एक परजीवी। परजीवी का मतलब है जो अपना भोजन नहीं बनाता है, यानी दूसरे को खा करके कहीं ना कहीं, तो ये किससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा शैवाल से या अन्य बैक्टीरिया या अन्य कह सकते हैं जीव से, सूक्ष्म जीव से ये क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। और ये आपका कहीं ना कहीं समुद्र में प्राथमिक उपभोक्ता है। ये समुद्र में क्या है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता है। कहां पे आपका, समुद्र में। और ये तैरता भी है, यानी पानी में क्या करता है, ये आपका तैरता है। ये पानी में क्या करता है, तैरता है, और धारा के साथ बहता भी है। और क्या होता है, धारा के साथ बहता भी है ये, ठीक है। तो धारा के साथ बहता भी है और पानी में तैरता भी है, परजीवी है, शैवाल अन्य सूक्ष्म को खाता है और प्राथमिक उपभोक्ता है समुद्र में, ठीक है। अब नेक्टन क्या है, तो नेक्टन भी एक समूह, यानी समुद्र में जीवों का एक समूह है। यानी ये क्या आपका, समुद्र में जीवों का एक समूह है। ये क्या है आपका, समूह है नेक्टन। और ये नेक्टन जो समूह है जीवों का, ये तैरता है। ये क्या करता है, तैरता है, पानी में क्या करता है, ये आपका तैरता है। और ये धारा के विपरीत भी जा सकता है। ये क्या हो सकता है, धारा के विपरीत भी जा सकता है। धारा के विपरीत भी तैर सकता है, याद रखोगे। ये धारा के विपरीत तैर सकता है, समुद्र में भी रहता है, समूह है। तो यहाँ पूछा गया है जो धारा द्वारा ले जाते हैं, तो ये धारा द्वारा नहीं जाता है, धारा के विपरीत भी जा सकता है। तो सिर्फ एक ही है जो धारा के साथ बहता है, वो जुप्लंक्टन, यानी केवल क्या हो जाएगा, जुप्लंक्टन। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तब आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, भिन्नात्मक क्रिस्टलीकरण डैश के लिए एक तकनीक है। यानी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज ए टेक्निक फॉर, यानी किसके लिए टेक्निक है आपका, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। याद रखोगे, ये क्या करता है आपका, पदार्थों को कहीं ना कहीं क्या करेगा,
एक जगह पे अलग करता है, शुद्धि करता है। और ये किसका करेगा? पदार्थ यानी धातु। किसका करता है? ये धातु का करता है, याद रखिएगा। क्रिस्टल मतलब धातु का ये कहीं ना कहीं शुद्धिकरण करता है, कौन? आपका भिन्नात्मक क्रिस्टलीकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं। पौधे क्या करते हैं? आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें डैश में किसमें परिवर्तित कर देते हैं? जो प्रोटीन बनने के लिए उपयोग। यानी पौधा क्या करता है? मिट्टी से जड़ के द्वारा नाइट्रेट लेता है और वो किसमें परिवर्तित करता है? एमिनो एसिड। किसमें परिवर्तित करता है? एमिनो एसिड। और यही एमिनो एसिड जो है कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं? इसी से क्या बनता है? प्रोटीन बनाता है। पौधा क्या बनाता है? प्रोटीन। और इसी प्रोटीन को हम लोग एमिनो एसिड नहीं लेते हैं, पेड़ पौधा एमिनो एसिड, हम लोग क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। और ये प्रोटीन कहां से? एमिनो एसिड से और नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमिनो अम्ल। ग्लिसरॉल नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी विटामिन का हम लोग लेते हैं, पेड़ पौधा नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? एमिनो अम्ल। इससे क्या बना देगा? प्रोटीन, जिसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है, देखिए एक्स वाई जेड तीन तत्व दिया है। एक्स दिया हुआ है, तीन तत्व है, एक्स है, वाई है और जेड। ठीक है, का विद्युत विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2 8। कितना दिया गया है? 2 8, 2 8 7 और 2 8 2। तो देख लेते हैं x का कितना दिया हुआ है? 2 8। y का कितना दिया हुआ है? 2 8 और 7 दिया हुआ है। और z का कितना दिया हुआ है? 2 8 और 2 दिया गया है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या निकलेगा? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या सबको जोड़ देते हैं तो 8 जो कितना हो गया? 10 परमाणु संख्या इसका। x का 10 परमाणु संख्या। y का कितना हो गया आपका? 8 2 10 7 17 हो गया और 8 2 10 2 12, यानी इसका 12 परमाणु संख्या। अब देखिए 10 किसका होता है? 10 होता है नियोन का। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम। याद होना चाहिए केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल से क्या करते हैं हम लोग इसको याद करते हैं। ठीक है, 10 किसका होता है? नियोन का, 17 क्लोरीन का और 12 आपका मैग्नीशियम का। अब देखिए नियोन क्या है आपका? अक्रिय गैस। नियोन कैसा है आपका? अक्रिय गैस है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन क्या है आपका? अधातु। क्लोरीन क्या है आपका? अधातु। और मैग्नीशियम क्या है आपका? धातु। अब चलते हैं सवाल पे। ये तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन अक्रिय गैस है। तो देखते हैं x एक धातु है। क्या x धातु है? नहीं, अक्रिय गैस है, बिल्कुल गलत है। y एक धातु है, y अधातु है, बिल्कुल गलत है। जड़ एक अधातु है, क्या जड़ एक अधातु? नहीं, धातु है, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर, y एक अधातु है। तो देखिए y क्या है आपका? एक अधातु, बिल्कुल सही है। जड़ एक धातु है, तो जड़ क्या एक धातु है, तो डी नंबर ऑप्शन क्या है आपका? सही है। यानी y एक अधातु है और जड़ एक क्या आपका? धातु। तो यहां तक आज कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े और आज यहां तक सवाल था 119 प्रश्न। कहां तक हो गया? 119 प्रश्न। और हम लोग इसके आगे जो है कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले हैं, अगला हम लोग का जो होगा टेस्ट 5 का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। टेस्ट 5 का क्या करने वाले? एनालिसिस करने वाले हैं। और ये टेस्ट कहीं ना कहीं होने वाला है, ऑफलाइन टेस्ट होता है अपना कंपटीशन क्लासेस में। अगर आप भागलपुर में हैं और आप कंपटीशन या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने कंपटीशन क्लास में मॉडरेट क्वेश्चंस साइंस का आप टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ आकर के ऑफिस में पता कीजिए, लाल कोठी भागलपुर शीतला मंदिर के पास आप आके पता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर होगा, पता होगा, उस पर कहीं ना कहीं आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको डेली प्रश्न चाहिए साइंस का, आपको जानना है या आपको टेस्ट के बारे में क्वेश्चन जानना है, तो हमारे YouTube चैनल पे आप कहीं ना कहीं नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए जो लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ऑफलाइन है तो आप भागलपुर आ सकते हैं। और ये हम लोग अगला टेस्ट 5 का एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग 119 से लेकर के लगभग 150 से अधिक प्रश्न को हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले क्लास में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज यहीं पे रुकने वाले हैं।